Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 21. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. This video contain 10 questions of previous year. Question number 1. Who called Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? It's P.B. Shelley. तो किसने Keats को inheritors of unfulfilled renown कहा है? तो it's P.B. Shelley. P.B. Shelley ने Keats के लिए ये रिमार्क दिया है. The phrase is taken from Shelley's Adonais, an elegy on the death of John Keats, published in 1821. तो ये जो फ्रेज है ये किट्स के लिए सेली ने कहाँ लिखा है? तो एडोनिस में लिखा है. सेली का ये बहुत ही फेमस एलिजी है किट्स के डेथ पर, जो 1821 में पब्लिश्ड हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2. Which poem of Shelley is written in terza rima? Answer: O to the West Wind. तो सेली का वो कौन सा पोएम है जिसे टर्जा रिमा में इन्होंने लिखा है? तो ओ टू द वेस्ट विंड को लिखा है और ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है, याद रखेंगे. ओ टू द वेस्ट विंड पब्लिश्ड हुआ था 1820 में. प्राइम एग्जांपल ऑफ पोएट्स पैशनेट लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक इमेजरी द इन्वोक्स द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट विंड. तो ये सेली का जो वर्क है ओ टू द वेस्ट विंड, ये 1820 में पब्लिश होता है और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सेली के पैशनेट लैंग्वेज का और सिंबॉलिक इमेजरी का. इसमें इन्होंने वेस्ट विंड की जो स्पिरिट है उसको इन्वोक किया है. तो याद रखेंगे ओ टू द वेस्ट विंड सेली ने टर्जा रेमा में लिखा है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ही है जो पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, तो वहीं से आपके लिए ये क्वेश्चंस लाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नेम ऑफ पोएटिक ड्रामा रिटन बाय सेली. सेली ने कौन सी पोएटिक ड्रामा लिखी है? तो दैट इज वेरी फेमस, प्रोमेथस अनबाउंड. पब्लिश्ड होता है 1820 में. 4 एक्ट्स प्ले है. ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथस की स्टोरी है. तो ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर जो प्रोमेथस है उस वही स्टोरी है, इन्हीं की स्टोरी है इसमें. हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी. प्रोमेथस क्या करता है ग्रीक माइथोलॉजी में? जो गॉड्स हैं उनके रूल रेगुलेशन को डिफाई करता है और ह्यूमैनिटी को प्रोवोक करता है. फॉर ही इज सब्जेक्टेड टू इटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग्स एट द हैंड्स ऑफ ज्यूस. और ऐसा करने की वजह से प्रोमेथस को पनिशमेंट दी जाती है, बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है, ऑल टाइम पनिशमेंट मिलता है, सफरिंग्स मिलता है. और पनिशमेंट किसके हाथों मिलता है? ज्यूज के, जो ज्यू लोग हैं उनके हाथों से पनिशमेंट मिलता है प्रोमेथस को, बिकॉज ही जस्ट डिनाइज गॉड्स, दैट इज व्हाई. तो पोएटिक ड्रामा सेली का याद रखेंगे प्रोमेथस अनबाउंड. क्वेश्चन नंबर 4. What does P.B. Shelley describe in the following lines? Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I have fallen upon the thorn of life, I bleed. बहुत ही खूबसूरत लाइन है ओ टू द वेस्ट विंड की ये लाइन है. इसमें इन्होंने मिजरेबल लाइफ को क्या किया है? डिस्क्राइब किया है. इस तरह से इन्होंने जो लाइफ क्या है मिजरेबल हो चुकी है और उसी को इन्होंने इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया है इस लाइन में. ओ टू द वेस्ट विंड 1820 में पब्लिश्ड होता है और वहीं से ये जो कोटेशन है लिया गया है. Shelley was a poet of revolutionary ideas who was dissatisfied with the existing order of things, hated political tyranny, orthodox Christianity. Shelley बहुत ही रिवोल्यूशनरी पोएट ये रहे हैं और इन्होंने जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर वगैरह थे उससे ये बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थे. ही वॉज नॉट लाइकिंग दोस एग्जिस्टिंग ऑर्डर और साथ ही जो पॉलिटिकल टिरेनी वगैरह थे उससे भी ये हेट करते थे और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे उससे भी ये उसके भी अगेंस्ट थे. तो इन सब चीजों का इफेक्ट इनके वर्क्स में देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5. हु कंपेयर द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोल. तो किसने माइंड को क्रिएशन में, जब माइंड है यानी कि माइंड इन क्रिएशन को किसने फेडिंग कोयल से कंपेयर किया? तो दैट इज P.B. Shelley. Shelley compared the mind in creation to a fading coal in his essay A Defense of Poetry, written in 1821 and published posthumously in 40. तो सेली ने माइंड को कंपेयर किया है फेडिंग कोयल से अपने एसे अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में, जिसको इन्होंने 1821 में लिखा था
और वो पब्लिश होता है 1840 में इनके डेथ के बाद। Shelley wrote this essay in response to an essay, The Four Ages of Poetry, written by his friend Thomas Love Peacock. सेली ने ये ऐसे अ डिफेंस ऑफ पोएट्री क्यों लिखा है? तो इनके फ्रेंड टॉमस लव पिकॉक ने एक ऐसे लिखा था, द फोर एजेस ऑफ पोएट्री। उसी के रिस्पॉन्स में सेली ने अपना ये ऐसे लिखा है, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री 1821 में, जो पब्लिश हुआ था 1840 में इनके डेथ के बाद। और इसमें इन्होंने माइंड को कंपेयर किया फेडिंग कोल से। Question number 6. Poetry thus makes immortal all that is best and most beautiful in the world. Who said this? तो किसने ये कहा है? पीबी सेली ने कहा है कि पोएट्री thus makes immortal all that is best and most beautiful in the world. तो वर्ल्ड में जो भी कुछ बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल है, उन सभी चीजों को पोएट्री क्या बना देती है? इमोर्टल बना देती है, ऐसा पीबी सेली ने लिखा है। और ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है? इनका जो ऐसे है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, वहीं से लिया गया है, जो 1821 में इन्होंने राइट किया था और 1840 में पब्लिश हुआ था इनके डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर 7. Who said poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects be as if they were not familiar? पोएट्री के बारे में सेली ने बहुत अच्छे से यहाँ पे राइट किया है, कहा है कि पोएट्री लिफ्ट्स द वेल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड की हिडन ब्यूटी है उसके ऊपर जो घूंघट है उसको पोएट्री हटा देती है, और जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट है उसे भी इस तरह से रिप्रेजेंट करती है जैसे कि वो अनफेमिलियर हो। ऐसा पीबी सेली ने लिखा है अपने एसे अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में, जो 1821 में राइट किया था और 1840 में पब्लिश हुआ था इनके डेथ के बाद। ये बहुत ही फेमस वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, क्योंकि इसी से मिलते जुलता कुछ वर्क है स्पेंसर का डिफेंस ऑफ पोएसी करके। तो ऐसे करके 2-3 वर्क्स हैं जिनका क्रोनोलॉजी पूछ देता है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन द मैन? तो किसने ये सेंटेंस कहा है कि पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन द मैन? मैन में जो डिवाइन के विजिटेशन है उसको डीके होने से पोएट्री बचाती है, तो ऐसा सेली ने कहा है। और दिस लाइन आल्सो फ्रॉम, तो ये लाइन भी डिफेंस ऑफ पोएट्री से ही लिया गया है, याद रखेंगे। पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द विजिटेशंस ऑफ डिवाइन इन द मैन। Question number 9. Make me thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. तो ये लाइन जो है पूछा जा रहा है, इस लाइन में यूज किया गया है बोथ वर्ड। तो ये बोथ किसके लिए यूज किया गया है? तो दैट इज फॉर फॉरेस्ट एंड द पर्सोना, दोनों ही चीज के लिए ये बोथ वर्ड यूज किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में। और ये एक्सट्रैक्ट जो है वो सेली के फेमस ओड टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। तो याद रखेंगे ये कोटेशन, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। तो ये पूछा जा सकता है ऐसे भी क्वेश्चन करके कि ये जो लाइन है किस वर्क से लिया गया है या किस ऑथर ने लिखा है? तो ओड टू द वेस्ट विंड से लिया गया है और सेली ने इसे राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 10. Who considers Shelley as a beautiful and ineffectual angel beating in the world his luminous wings in vain? तो इट्स फेमस क्रिटिक मैथ्यू एर्नॉल्ट ने सेली के बारे में लिखा है कि अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बेटिंग इन द वर्ल्ड हिज luminous wings in vain. According to Arnold, though Shelley did not taste the success and fame during his lifetime, his poetic achievements steadily grew after his death. तो अर्नोल्ड का मानना है कि सेली जो अपनी लाइफ टाइम में वो जो सफलता है, सक्सेस से, फेम है, उसका टेस्ट नहीं ले पाए, लेकिन इनकी जो पोएटिक अचीवमेंट रही इनके डेथ के बाद इन बहुत तेजी से बढ़ी है।
तो ऐसा सिर्फ सेली के साथ नहीं हुआ है, जॉन किट्स के साथ भी हुआ है। जॉन किट्स, सेली, ऐसे कुछ पोएट्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिनको उनके लाइफ टाइम में पॉपुलरिटी नहीं मिलती है और लोग उनको कंसिडर नहीं करते, बट आफ्टर दैट, आफ्टर उनके डेथ के बाद क्या होता है, लोग उन्हें बहुत कंसिडर करने लगते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने सेली को लेकर लिखा है और कहा है कि अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल beating in the world his luminous wings in vain। तो अच्छे से याद रखेंगे ये बात, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये बात किसने कही है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है, और किसके लिए कहा गया है, तो सेली के लिए कहा है। क्योंकि सेली की भी जो पोएटिक कैरियर थी बहुत लंबा नहीं था, किड्स की तरह ही शॉर्ट था, किड्स से थोड़ा सा लंबा था। सेली के जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसकी वजह से सेली को अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, और दैट इज वाई इनको वो पॉपुलरिटी नहीं मिली जो पॉपुलरिटी इनको इनके डेथ के बाद मिलती है अपनी पोएटिक अचीवमेंट को लेकर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।